फोर्थ व्यूज, चौथा विचार। बाकी प्रधानमंत्री जब नेहरू थे तब एक प्रश्न देश में उठ रहा था कि नेहरू के बाद भारत को कौन चलाएगा। उसके बाद एक एरा आया इंदिरा गांधी का, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। अब कहा जा रहा है कि मोदी के बाद कौन। क्या मोदी अगर 303 से नीचे खिसकते हैं तो क्या स्थिति होगी, और 303 से अगर अधिक जाते हैं तो क्या स्थिति होगी। एक दिन तो ये तय है कि मोदी का भी जाना तय है, चाहे वो 24 में जाए या 29 में जाए या 29 के बाद के कार्यकाल में जाए, समय उनके साथ सब दिन तो एक रहेगा नहीं, यह तय है। तो प्रश्न ये उठता है कि मोदी के बाद कौन, मोदी क्यों लौटेंगे या नहीं लौटेंगे। और फिर यदि मोदी नहीं रहते हैं तो भाजपा में ऐसा कौन सा चेहरा है जो उनकी जगह ले सकता है। उसके बारे में लोगों की क्या धारणा है, लोग क्या सोचते हैं, भाजपा की क्या प्लानिंग हो सकती है, राजनीतिक परिस्थितियां कैसी हैं, इसी मुद्दे पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। मेरे साथ हैं संजीव चंदन, स्त्री काल के संपादक, और विभिन्न राजनीतिक विषयों पर हमेशा डिबेट करते रहते हैं। इनकी एक अपनी वैचारिकी है। तो प्रश्न हम संजीव जी यहीं से शुरू करते हैं कि नेहरू के बाद कौन, इंदिरा के बाद कौन, तो अब मोदी के बाद कौन। क्या लग रहा है मोदी चले जाएंगे? मोदी के जाने की संभावना तो है, मोदी चले जाएंगे 24 में। बिल्कुल। अच्छा, संभावना मैं कह रहा हूँ, हाँ। मैं नहीं कह रहा हूँ कि स्थितियां हैं कि जा सकते हैं, लेकिन जा पाएंगे कि नहीं एक अलग प्रश्न। मूल प्रश्न आपका ये है कि मोदी के बाद कौन। देखिए उपेंद्र जी, जो भारत का लोकतंत्र है वो निश्चित तौर पे बहुत शैशव अवस्था में है। अमेरिका 75 वर्ष में भी शैशव अवस्था में है। बिल्कुल, अमेरिका की तुलना में जिसकी डेमोक्रेसी जो है 3 दशक की हो गई, तो उस लिहाज से आप कहेंगे तो शैशव है, या इंग्लैंड की तुलना में। तो लेकिन इसने मैच्योरिटी जबरदस्त दिखाई है। अदरवाइज बिल्कुल, अदरवाइज ऐसा नहीं हो सकता था कि एक सामान्य परिवार का एक स्वयंसेवक जिसने अपना पूरा जीवन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के तौर पे दिया, जो खुद का उनका दावा है कि वो चाय बेचते थे या आदि आदि दावे उनके बहुत से हैं लेकिन उनमें से चलिए, तो वो एक चाय बेचने वाला यदि प्रधानमंत्री बनता है इस देश में, लोकतंत्र की मजबूती, तो ये लोकतंत्र की मजबूती की पहचान ही है जो बने। और भी जगहों पे, कई जगहों पे आप देखिए सीएम लालू जी का बनना है, लालू जी का बनना है, नीतीश कुमार का बनना है, बिल्कुल, इवन राबड़ी जी का भी बनना है। भले ही चुनी गई राबड़ी जी लालू जी के द्वारा, लेकिन उन्होंने 10 साल यदि शासन किया, तो जो राबड़ी जी जब चुनी गई थी और राबड़ी जी जब 10 सालों में जो परिपक्व हुई, तो दिखता है लोकतंत्र की सब खूबसूरतियां हैं। तो होता यह है कि नेहरू के समय में भी, और ये जरूर था कि उस समय थोड़ा लोकतंत्र सीख रहा था। नेहरू को यह चिंता होती थी कि उनका कोई विरोध क्यों नहीं करता कारगर तरीके से। मोदी जी को तो आजादी बड़ा फैक्टर था कि आजादी के बाद तुरंत मिले। मोदी जी को चिंता होती है कि उनका कोई विरोध क्यों करता है। दोनों में अच्छा, दोनों में फर्क है, बिल्कुल फर्क। एक नई बात, मतलब फोर्थ व्यूज को आप बता रहे थे। अब देखिए, मोदी यहाँ तक कि जवाहरलाल नेहरू ने एक लेख अपने ही खिलाफ लिखकर छपवा दिया, अपने नाम से नहीं, हाँ। किसी छद बनाने से। अच्छा, अपनी नीतियों के खिलाफ आलोचना करते। तो ये वास्तव में उनकी चिंता थी या ये गल्प है? नहीं, चिंता थी, ये वास्तव में वास्तविकता है कि उनकी खिलाफत क्यों नहीं, इसकी चिंता नेहरू करते थे। बिल्कुल। हालांकि उनके अपने ही दामाद उनके जबरदस्त विरोधी थे और लोकसभा में उनके खिलाफ बात करते थे। फिरोज गांधी, पहला घोटाला भी शायद उन्होंने ही उठाया था। बिल्कुल, और जीप घोटाला, और आप ये लोहिया, ये इवन अटल बिहारी वाजपेयी जब बोलते थे उनको भी उन्होंने कहा कि ये आगे चल करके, तो वो विरोध का सम्मान करते थे। मोदी जी विरोध का सम्मान नहीं करते हुए दिखाई, कुचल देने का प्रयास करते हुए, बिल्कुल नहीं करते हुए दिखाई पड़ते हैं सम्मान उस तरीके से। ये तो फर्क है। लेकिन तब भी सवाल उठा कि नेहरू के बाद कौन। अब मेरा अपना मानना यह है कि जनता इतनी समझदार है कि जो चाय वाले को यदि प्रधानमंत्री बना देती है, तो निश्चित तौर पे इवन अटल बिहारी वाजपेयी के बाद कौन का भी सवाल उठा, तो देश ने 10 साल यूपीए की सरकार देखा, तो आराम से मुझे लगता है कि जनता यदि चाहे कि मोदी जी को हटाना, जो एंटी इनकम्बेंसी है तो वो इस पर विचार नहीं करने जा रही, एक बात। दूसरी बात, ये सवाल बनता कैसे कि मोदी के बाद कौन, नेहरू के बाद कौन, इंदिरा के बाद लगती है कि करती है? नहीं, वो जो विमर्श का जो दायरा होता है, जिससे विमर्श रचता है, वो सत्ता के जरिए होता है, सत्ता विमर्श रचता है। अब आप देखिए कि जब तिलक थे, थोड़ा और पीछे ले जा रहे हैं,
कांग्रेस का कि जब आजादी के पहले का जो कांग्रेस था वो भी लोकतांत्रिक कांग्रेस था, उसके भीतर भी चुनाव होते थे। तो तिलक सर्वमान्य नेता थे पूरे देश में, लेकिन गांधी आते हैं तो तिलक परिदृश्य में चले जाते हैं, विकल्प आ जाता है। उसी तरीके से जिन्ना भी चले जाते हैं, उसी वक्त जिन्ना भी बड़े नेता थे उस वक्त। उसी तरीके से जब नेहरू आते हैं तो कई लोग परिदृश्य में चले, इवन गांधी परिदृश्य में चले जाते हैं, नेपथ्य में चले जाते हैं। आप इसको यदि यहाँ भी आकर के जोड़ें तो आडवाणी और इनके साथ तुलना करेंगे तो आज आडवाणी को कोई याद नहीं करता है, कोई याद नहीं करता। जबकि सवाल यह हो सकता था कि भाजपा को बचाएगा कौन? आडवाणी जैसा लौह पुरुष, आडवाणी जैसा मजबूत। अब लौह पुरुष ही अमित शाह हो गए। लौह पुरुष की कहानी भी बड़ी अलग अलग आडवाणी को रिप्लेस कर दिया। हाँ, तो लौह पुरुष की कहानी ही अलग अलग है। तो ये होता रहा। तो नेहरू के साथ भी हुआ, इंदिरा गांधी के समय में भी सत्ता दरअसल मीडिया, विमर्श, इतिहास, अकेडमिया, सब कुछ उस पर केंद्रित हो जाता है, सत्ता को जो लीड कर रहा होता है। तो इस लिहाज से उस वक्त भी ये बात बनी। और आज तो मोदी जी की जो वर्क पैटर्न है, आरएसएस का जो वर्क पैटर्न है, उसमें ये सेंट्रलाइज्ड और फोकस्ड होना ज्यादा सघन रूप से दिखाई पड़ता है। तो इसलिए अब सवाल खड़ा हो गया कि मोदी के सामने कौन? बिहार में आपको सवाल मिलता होगा कि नीतीश के सामने कौन? लेकिन चर्चा ये आती है आमतौर पे कि नीतीश के बाद कौन सीएम लायक है, चेहरा कौन आता है? ये प्रश्न है। चेहरा भले न दिखे नहीं दिखे, इसलिए कि एक तरफ लालू एंड फैमिली दिखती है और दूसरी तरफ भाजपा शून्य की स्थिति तो है। नहीं, बात उसकी भी नहीं है। आप किसी परिवार की या किसी नेता की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन नेता दिखना चाहिए। हाँ। अब इन दिनों तेजस्वी दिखने लगे, लेकिन सम्राट आदि बहुत सारी चीजें, नहीं वो लोग नहीं दिखते। लेकिन ये सवाल उठा, आज उत्तर प्रदेश में सवाल उठने लगा है। तो वही बड़ा आश्चर्यजनक है कि योगी के बाद कौन? जबकि बीजेपी में ही योगी के बराबर के कद के नेता योगी कैसे मुख्यमंत्री बनते हैं, हम आप कहानी जानते हैं। वो तो कहानियां क्या कितना संघर्ष हुआ। तो ये मुझे लगता है कि सबसे बेईमान सवाल हर दौर में खड़ा होता रहा है। नेहरू, इंदिरा और मोदी हर दौर में खड़ा होता रहा है कि उनके बाद कौन। लेकिन ऐसा इवन राजस्थान में आप देखिए, उसके बाद कौन, वसुंधरा के बाद कौन, लेकिन विकल्प आ गया साहब। लेकिन अगर केंद्र बिंदु पर हम लोग रहे, उसी बिंदु पर केंद्रित रहे, तो प्रश्न तो ये उठता है, तो कौन नेता दिख रहा है भाजपा के संदर्भ में? भाजपा में कौन नेता दिख रहा है? मोदी के बाद कौन? गडकरी का भी जिक्र आता है, अमित शाह का बिल्कुल आता है। भाजपा में देखिए तो आप नितिन गडकरी, अमित शाह, आप बस 272 से नीचे गिरने दीजिए, आपको नेता ही नेता दिखाई पड़ेंगे भाजपा में दिखाई पड़ेगा। मतलब 272 से नीचे अगर बीजेपी जाती है तो नए नेतृत्व की चर्चा क्यों नहीं? आप राजनाथ सिंह को क्या नेता नहीं मानते इतने लंबे दौर से? बल्कि मोदी को स्थापित करने वालों में राजनाथ सिंह है। नितिन गडकरी की अपनी यूएसपी है। लेकिन जो लोग मैं ये कहता हूं कि किसी को भी यदि प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा तो फिर वही सवाल खड़ा हो जाएगा कि इसके बाद कौन? लेकिन मोदी के बाद जो है, अगर गडकरी और मोदी को लेकर परस्पर विरोधी खबरें आती रहती हैं कि गडकरी नाराज हैं, गडकरी को साइडलाइन करने का प्रयास अमित शाह और मोदी करते रहते हैं। फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं भाजपा में जो ये मान कर चलते हैं कि नरेंद्र मोदी आने वाले समय में अगर 29 का चुनाव जीत जाते हैं, ये हालांकि काल्पनिक प्रश्न है, तो स्वतः इस्तीफा दे देंगे और प्रधानमंत्री बना देंगे अमित शाह को। ऐसा हो सकता है क्या? ये विमर्श ऐसा क्यों होना चाहिए? ये विमर्श क्यों नहीं होना चाहिए कि 2024 में भी वो जीत जाते हैं और 227 में वो 75 साल के हो जाते हैं, अच्छा, तब उन्हें क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? ये जो लोग 2029 की बात कर रहे हैं वो नरेंद्र मोदी द्वारा बनाए गए 75 के कैप को क्रॉस करवाना चाहते हैं। अच्छा, ये एक तरह का नरेंद्र मोदी के समर्थकों द्वारा चलाया जा रहा विमर्श है, और कोई किसी को प्रधानमंत्री बनाता नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि वो जाकर के आप सीधे आप उतरेंगे और अमित शाह को दे देंगे, क्योंकि कुछ भी हो, ये जो दोनों पार्टियां हैं, बीजेपी है और कांग्रेस, उसके भीतर लोकतांत्रिक प्रक्रिया थोड़ी बची हुई। किसमें संभावना दिख रही है? अमित शाह में, गडकरी में, या एक नाम अब तो अमित शाह नहीं टिकेंगे, कहीं नहीं टिकेंगे। अमित शाह नहीं टिकेंगे, बिल्कुल नहीं टिकेंगे। यदि ये बात चलेगी तो भाजपा में नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह और योगी के बीच संघर्ष होगा। अमित शाह कहीं नहीं टिकेंगे, बिल्कुल नहीं। उसमें उनमें नेतृत्व की क्षमता नहीं है। नहीं, नेतृत्व मैनेजमेंट की क्षमता से होता है। एक तो माहौल का प्रसंग है, नहीं वो उनका कंट्रोल है सबसे ज्यादा उसके अर्थतंत्र पर। अच्छा, बीजेपी के अर्थतंत्र पर बिल्कुल। और अमित शाह कोऑपरेटिव के बड़े जबरदस्त दुलारे हैं। हाँ, कोऑपरेटिव को खड़ा किया उन्होंने,
तो उस लिहाज से देखिए हैं वो पावरफुल, लेकिन जब पैन इंडिया नेतृत्व की बात आएगी तो बीजेपी में मुझे लगता है कि वो पीछे छूट जाएंगे। राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी संघ के प्रिय हैं, राजनाथ सिंह भी संघ के, और योगी आजकल फायर ब्रांड के लिए, तो ये रेस में आगे होंगे। तो अगर मान लीजिए कि योगी भविष्य के पीएम देखे जाते हैं या कभी प्रस्तुत होते हैं, तो फिर तो ये मानना पड़ेगा कि सिर्फ एंटी मुस्लिम होने के कारण या हिंदू समर्थक अधिक होने के कारण ही योगी का नाम आएगा। योगी यदि इस देश के प्रधानमंत्री के तौर पे आते हैं तो यह माना जाना चाहिए कि भारत की राजनीति और हिंदुत्व आगे बढ़ती चली जा रही है, और यह इस देश के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना होगी। इसको दुर्भाग्यपूर्ण बताया जाए? बिल्कुल। यदि आप पाकिस्तान बनना चाहते हैं, यदि आप स्टेट बनना चाहते हैं, तो अलग प्रश्न। मतलब योगी किसी रूप में उनको स्वीकार्य नहीं है जो बीजेपी के खास समर्थक हैं। अब संजीव चंदन की अपनी विचारधारा है, लेकिन इनका साफ साफ कहना है कि अगर योगी आते हैं तो यह भारत के लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण घटना होगी। वैसे मोदी नहीं तो फिर गडकरी या राजनाथ। बिल्कुल। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा कि मोदी के बाद कौन। आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज, मैं उपेंद्र कश्यप। इजाजत दीजिए मुझे और मेरे साथ संजीव चंदन को। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर